अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, जो आज हमारा जो यूनिट है वो है ओवरव्यू ऑफ एडल्ट साइकोलॉजी। तो क्या एडल्ट की साइकोलॉजी, क्या बच्चों की, क्या बड़ों की साइकोलॉजी में कुछ फर्क आता है या नहीं, उसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपको भी ये अ, बिल्कुल लगता होगा कि वाकई कि जब जैसे जैसे हम एडल्ट होते जाते हैं तो हमारी साइकोलॉजी में, जो हमारी थिंकिंग, परसेप्शन, इमोशन, सब में फर्क आता है। तो आज इसको हम पढ़ के देखते हैं कि है बिल्कुल इसमें वाज़ेह फर्क है या नहीं है। ठीक है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि अ, हम जो है हमारी जो एडल्ट में ट्रांजिशन कैसे होती है, हम एडोलेसेंट से एडल्ट में कैसे मूव होते हैं। ठीक है। तो किस किस फेजेस से गुजरते हैं। तो उसमें मैरिटल और जो है रिलेशनशिप, जो इंटीमेट रिलेशनशिप की बात करेंगे, एज रोल्स, हमारे जो एज वाइज रोल क्या होते हैं, सोशल क्लास का हमारे बिहेवियर पे क्या इफेक्ट है, सोशल क्लास क्या है, मैरिज क्या है, डिवोर्स कैसे होता है, और फैमिली में जो है उसका एडजस्टमेंट, और डिवोर्स का उस पे आपकी लाइफ पे, आपकी फैमिली पे कैसे पड़ता है। तो फिर हम पढ़ेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस भी पढ़ेंगे कि उसमें इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ये किस तरह से काम आते हैं। क्या इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हमने पहले पढ़ा है। अब ये एक कोट है ली थॉम्पसन योंग का। ठीक है। क्या कह रहा है कि कॉलेज एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट केम विद इट हेल्प मी ट्रांजिशन फ्रॉम टीनेजर टू एडल्टहुड। इसमें ये मतलब है कि हम अब आजकल जो मैं एडल्ट बना हूँ, या मैं खुद को जो बालिग समझता हूँ, वो मैं दो चीजों को क्रेडिट देता हूँ। एक तो मुझे, मैं कॉलेज में गया, उसमें मुझे मुझे ट्रेनिंग थी। दूसरा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, चाहे वो पर्सनल थी, फैमिली थी, सोसाइटी की थी, या कंपनी की थी, या कहीं के भी थी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ने मुझे ट्रांजिशन करवाई फ्रॉम अडल्ट टीनेजर टू अडल्ट। तो आप अब हम देखते हैं कि ओवरव्यू जो हम पढ़ते हैं कि एडल्ट डेवलपमेंट कैसे होती है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो हम इसकी बात करते हैं कि आप में चेंजेस आए। ठीक है। कौन सी चेंजेस, वो फिर वो बायोलॉजिकल हो सकती हैं और साइकोलॉजिकल। ठीक है। तो ऑब्वियसली ऐसी जो चेंजेस जो आपके बॉडी में, मतलब बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली, मतलब आपके थॉट्स, आपके मेमोरीज, आपके इंटेलिजेंस, आपके परसेप्शन, इमोशंस इमोशंस में जब ये रेगुलरली प्रोग्रेसिवली चेंज आए, तो इसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली जैसे जैसे आप एडल्ट बनते जाते हैं तो वो आप में वो डेवलपमेंट आती है। आप खुद को महसूस कर रहे हो। अच्छा, ये जो चेंजेस हैं आपकी इंटरपर्सनल और सोशल डेवलपमेंट भी करवाती हैं। उसके साथ आपकी जो है साइकोलॉजिकल में आपका इफेक्ट होता है। तो काफ़ी इस पे थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी, जिसमें आपने पढ़ा होगा जो है जो मेजर थ्योरी है, सोशल जो है उसकी थ्योरी है। ठीक है। जिसमें उसका नाम एरिक एरिक्सन ने बताया है कि एक स्टेज होता है आपका एडल्ट, तो उसमें आप किस तरह से बिहेव करते हैं, आपकी डेवलपमेंट कैसे होती है, उस स्टेज में कैसे पहुंचते हैं, ये सारा। तो जब हम अर्ली एडल्ट जब होते स्टार्ट होता है, तो अगर ये जो पीरियड होता है एडोलेसेंस से मिडिल एज के बीच में, तकरीबन 20 से लेकर 40 के बीच में। ठीक है। ये अर्ली एडल्ट होता है। इसमें जो है आपकी जो फिजिकल जो पावर होता है वो ज्यादा होता है। आप फिजिकली बहुत अच्छे काम करते हैं 20 के 40 के दरम्यान में। तो आप इस आपसे कोई भी काम करवा लेंगे फिजिकली, तो आप कर लेंगे इस एज में। दूसरा, तो इस एज में आपकी जो है लाइफ में बहुत सारी डेवलपमेंट आती हैं, बाकायदा चेंजेस आती हैं। इसमें इसी ही पीरियड में आप इंटीमेट रिलेशनशिप में आते हैं। ठीक है। ठीक है। उसमें फिर उस रिलेशंस के बाद आप मूव करते हैं मैरिज की तरफ। मैरिज एक जो कि कॉमन लॉ है, एक बॉन्ड है, एक किस्म का कह सकते हैं, एक जो है लीगल बॉन्ड है। ठीक है। उस फेज में आप आते हैं। पहले इंटीमेट रिलेशनशिप,
फिर आपके मैरिज। तो लाजमी नहीं है कि जो आपका पहले इंटीमेट रिलेशनशिप हुआ हो, पर अ, जो है अक्सर ऐसे देखा जाता है आजकल की प्रैक्टिस में कि ये होता है, फिर उसके बाद मैरिज होती है, दैट इज द कॉमन लॉ। अच्छा, उसके बाद जो है आपका जो है जो डेवलपमेंट जो होती है, उसके बाद जब आप ये बन जाते हैं, ठीक है, आपकी मैरिज होती है, तो आपके बच्चे होते हैं, तो फिर आपकी जो बच्चों में दिलचस्पी बढ़ती है, तो आहिस्ते आहिस्ते आप पेरेंट्स बनते हैं। तो ये जो फेज है, इस फेज को बोलते हैं अर्ली एडल्टहुड। ये फेज बहुत ही, अगर आपसे कोई पूछे किस फेज में हम फिजिकल एबिलिटी ज्यादा होती है, पीक में होती है, तो ये पीरियड है 20 to 40। ठीक है। इसमें आपके जो है लाइफ में चैलेंजेस भी बढ़ते हैं, आप पे काम भी बढ़ते हैं, और आपके इंटीमेट रिलेशनशिप और मैरिज वगैरह सब कुछ यही होता है। फिजिकल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, तो उसमें क्या होता है कि आपके जो सेंसेस होते हैं, फिर वो आपके स्पेशल सेंसेस हो या जनरल सेंस, वो इंक्रीज होते रहते हैं। ठीक है। आप सही सुनना पसंद करेंगे, सही टेस्ट करना पसंद करेंगे, आपके सारे सेंस शार्प होते जाएंगे। ठीक है। आपकी आई साइट जो है बिल्कुल जो है क्लियर होगी, पर आस्ते आस्ते 40 के बाद जो है आस्ते आस्ते वो डिक्रीज हो, तब तक आपकी आई साइट बहुत अच्छी होती है। अडल्टहुड में आपकी जो फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि आपकी जो है इसमें आप काम कर रहे होते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा सेंसेस आपके अच्छे होते हैं, खुद को बनाते रहते हैं, तो आपकी फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और इसमें ये है कि अगर आप आपको इसको मजीद अच्छा करना है, तो आप जो है 30 मिनट्स आप डे अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट 40 तक बहुत अच्छी रहेगी। फिर ऑब्वियसली डिक्लाइन आएगा, पर इसको आप परसिस्ट रखेंगे तो ये चैलेंज चैलेंज आपको नहीं आएगा। अच्छा, इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी न्यूट्रिशंस कैसे होगी, न्यूट्रिशंस में क्या आप लेना है, हाई प्रोटीन डाइट लेना है, लो ग्लूकोज लेना है, हाई फाइबर डाइट लेना है, ये सारा मैनी जो रिच वेजिटेबल रिच फ्रूट्स लेंगे, तो आपकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छी होगी। तो ये जो पीरियड है 20 to 40 वाला, ये आपका अच्छा रहेगा। तो आज से ही आप इस फेज को स्टार्ट कर दें, क्योंकि नेक्स्ट फेज आपका इसी में है। ये तो फिजिकल की बात की। तो हम अब बात करते हैं सोशल की। क्या हमारी सोशल्स जो है क्या कहते हैं, डेवलपमेंट या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज होती है? नहीं, यस। वो इसीलिए चेंज होती है कि हम हमारा इस एज में इंटरेक्शन लोगों से बढ़ता है, और हम कल्चरल लोगों से मिलते रहते हैं। और सोशल इंस्टीट्यूशन, मतलब जैसे आप सोशल इंस्टीट्यूशन की मैं बात करूं कि स्कूल, कॉलेज, आपकी मस्जिद, आपकी कम्युनिटी सेंटर, जहां आप काम करते हैं, उनको बोलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन। वहां पे आप जाते हैं, आप वहां पे किस तरह से मिलते हैं, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, और कल्चरली आप उसमें, मतलब उसमें वो शामिल हो जाते हैं। तो ये आप में एक बाकायदा सोशल चेंज आता है कि बड़ों से कैसे मिलना है, बच्चों से कैसे मिलना है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप में ये चेंज आता है। ठीक है। फिर जो अर्ली एडल्टहुड में जो आपका जो सीक्वेंस होता है, वो तकरीबन सेम होता है, पर जो जो मेजर माइलस्टोन जो होती हैं, वो इसी फेज में होते हैं, क्योंकि आप लोगों से मिलते हैं, करते हैं, इसमें इंटरेक्शन आपका ज्यादा, आपके आप में इसमें आपके जो सोशल रूल्स होते हैं या सोशल नॉर्म्स होते हैं, वो उसको मनाने के लिए आप कोशिश भी करते हैं। इसमें आप जज्बाती भी हो सकते हैं, इसमें आप जो है आपने जो भी चैलेंजेस हैं उसको आप फेस भी करते हैं। तो ये एक क्रिटिकल पीरियड है। ठीक है। तो ये जो सोशल कलाक है, सोशल कलाक मतलब आप सुबह किस टाइम उठते हैं, ठीक है, फिर आप कहाँ जाते हैं, फिर काम करते हैं या पढ़ते हैं, फिर घर आते हैं, तो शाम में घर, फिर आप मस्जिद में जाते हैं, या आपके कम्युनिटी सेंटर में जाते हैं, या आपके मंदिर चर्च में जाते हैं, या आपके लोगों से मिलते हैं, या आपके अड़ोस पड़ोस से मिलते हैं, या रात को सोते हैं, या फैमिली से मिलते हैं। ये सारा आपको सोशल कलाक है। सोशल कलाक का मतलब ये है कि आपके पूरा डे किस तरह से आप गुजारते हैं। ठीक है। तो जाहिर है जब अ, आप पे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो सोशल क्लॉक भी आपका चेंज होता है। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप मैरिड हैं, और आपके पेरेंट्स का घर आपने छोड़कर अपना घर लिया है, या आप शादी कर रहे हैं, ठीक है, या आपके बच्चे हो रहे हैं, तो ये आपकी क्लॉक पूरी डिस्टर्ब हो रही है। तो इस सोशल क्लॉक को मैनेज करने के लिए भी एक ज़रूरी है कि आप में एक आप में कुछ ऐसी पॉजिटिव चीज़ें हो, ताकि ये आपका सोशल क्लॉक खराब ना हो, और आप पे कोई चैलेंजेस ना आए।
अगर सोशल चेंजेस की हम बात करें तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल कला को फॉलो नहीं करते। मतलब वो होम सिक होते हैं या घर में ही रहते हैं या इंट्रोवर्ट होते हैं या बाहर नहीं निकलते और अपने काम से काम रखते हैं, तो सोशल कला को वो इतना फॉलो नहीं करते या उनकी सोशल कला कितनी चेंज नहीं होती। तो इसके बारे में एक रिसर्च है जो कि दी है रेवेना हेल्सन ने। उन्होंने कहा है कि तकरीबन जो 21 एज जो 21 27 47 के जो स्पेशली जो फीमेल होती है, क्या होती है, वुमेन, तो उनकी उन पे उन्होंने स्टडी की थी। 21 27 43 वाली फीमेल पे उन्होंने स्टडी की थी। उन्होंने ये देखा कि इस एज में मोर जो है जो फीमेल है वो ज्यादा कमिटेड होती है इस ईयर्स में। फीमेल्स ज्यादा कमिटेड होती हैं, उन्होंने ज्यादा मैंने कमिटमेंट दिखाई। और उन्होंने ये देखा कि उनकी जो इंडिपेंडेंस थी, मतलब वो खुद को खुद मुख्तियार समझ रही थी, और उनमें जो कॉन्फिडेंट था वो ज्यादा था, और इस एज में वो अच्छा स्ट्रेस को कोप कर लेती थी। तो ये देखा गया। तो कुछ ऐसी भी फीमेल थी जिसमें जो फेमिनाइन का जो बिहेवियर था वो 21 और 27 तक था। फिर क्या हो गया, वो जैसे ही उस एज के बाद उन्होंने क्या किया कि अपने स्पाउस को ढूंढना शुरू किया 21 और 27 के बाद, ताकि वो एक मदर बन सके। ठीक है बेटा, ऐड करने का और कोई तरीका नहीं, जस्ट उसको ज्वाइन करना होता है, उसमें कुछ कुछ पासवर्ड वासवर्ड नहीं, डायरेक्ट ज्वाइन करना पड़ता है। ठीक है बेटा। अच्छा, तो 21 से 27 के पीरियड में ये जो फीमेल है वो अपने फाइन स्पाउस को ढूंढना शुरू करती थी ताकि वो मदर बने। मतलब 21 27 के बीच में उनमें ये आ जाती है चेंज कि भाई अब मुझे मदर बनना है या मैं भी माँ बनूंगी। तो इस तरह के वो स्टडी उन्होंने की थी। और फिर क्या हुआ, जैसे ही जो है उसके बच्चे हो जाते हैं तो फिर उसका जो ट्रेडिशनल रोल था ये वाला इंडिपेंडेंस कॉन्फ्रेंस वाला, वो आस्ते 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 वो कम होता जाता है। ठीक है। अच्छा, वुमेन जो है पॉजिटिव चेंज जल्दी कर लेती है, जो मेल इतना पॉजिटिव चेंज जल्दी नहीं करता, अकॉर्डिंग टू हर रिसर्च, रेमिना हेल्सन। अच्छा, हेल्सन ने ये भी बताया कि जो सोशल कलाक जो होता है ये सबकी अपनी चॉइस होती है। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन प्रूफ कर, मतलब कौन चूज कर रहा है। ये अपनी पर्सनल चॉइस होती है। ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि हर किसी ने क्या चूज करना है, ये पर्सनल चॉइस होती है कि किसने किस तरह से पढ़ना है। तो सोशल कला की मिसाल के तौर पर कोई जो है ज्यादा सोशल होता है, कोई ज्यादा सोशल नहीं होता। कोई ज्यादा केयरिंग होता है, कोई हेल्पिंग होता है, कोई ज्यादा वार्म होता है, वेलकमिंग होता है, कोई नहीं होता। तो ये इस तरह से होता है। कुछ ऐसे भी आपने देखा होगा, जैसे ही घर में मेहमान आते हैं तो कुछ बाकायदा वेलकमिंग होते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं, कुछ अपने काम में लग जाते हैं या उनसे छुप छुप के रहते हैं। तो इस तरह से ये चीजें आती हैं हमारी सोसाइटी में। अब दूसरी अगर हम बात करें फ्रेंडशिप की, तो वुमेन जो है जो ज्यादा इन्वॉल्व होती हैं फ्रेंडशिप में कंपेरेटिवली टू मैन। सही है। और जो वुमेन की जो फ्रेंडशिप होती है वो स्ट्रांगर होती है कंपेरेटिवली टू मैन। अब इसमें आप वो भी कर सकती हैं, क्या कहते हैं कि वो आपका ओपिनियन डिसएग्री भी हो सकता है, पर अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऐसे है। और मैरिज के बाद जो है क्रॉस जेंडर जो रिलेशनशिप वो बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि जेलेसी के चांसेस होते हैं ना। मिसाल के क्रॉस जेंडर मतलब कि अगर एक मैरिड फीमेल है वो एक मैरिड मेल या अनमेरिड मेल के साथ फ्रेंडशिप नहीं रख सकती, क्योंकि जेलेसी के चांसेस होते हैं दोनों तरफ से। अगर फीमेल रखेगी तो मेल जेलेसी करेगा, अगर मेल रखेगा तो फीमेल जेलेसी करेगी। तो इस तरह से ये उससे पहले ये होती है। अच्छा, मेन जो होते हैं फ्रेंडशिप जो है अपनी जो है स्पेशली वहां रखते हैं जहां उसको क्लोजनेस हो, प्रॉक्सिमिटी हो, या उसमें कोई सिमिलियरिटी हो। मतलब जहाँ पे वर्क जहाँ पे काम करते हैं वहां पे, जहाँ पढ़ते हैं वहां पे। ठीक है। जहाँ पे कहीं गैदरिंग है तो वहीं पे उसकी क्लोज रिलेशनशिप होगी। बाकी ये दूर दूर तक या जहाँ पे सिमिलरिटी ना होगी तो वहां पे फ्रेंडशिप मेल नहीं करते। अच्छा, जब मैरिज करते हैं तो
ये मोर डिपेंडेंट हो जाते हैं, स्पेशली। ठीक है, वो ऑब्वियसली जो फीमेल ज्यादा डिपेंड हो जाती है मेल पे। ठीक है। और जैसे ही बच्चे आ जाते हैं तो फिर जो वुमेन्स की जो फ्रेंडशिप है, आस्ता 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 वो डिक्रीज होती है। और चिल्ड्रन जब इंडिपेंडेंट हो जाएं, बड़े हो जाएं, फिर वो जो फ्रेंडशिप, जो फीमेल की जो फ्रेंडशिप है, वो आस्ते आस्ते फिर इंक्रीज होती है। तो इसका मतलब है कि फीमेल जो होती है वो चाइल्ड ओरिएंटेड होती है, ताकि वो ग्रोथ हो, उसकी इंडिपेंडेंट हो, फिर अपने खुद को देखती है। तो इसमें से आप ये देख सकते हैं, इनमें ये आर्टिस्टिक बिहेवियर है इनमें। अच्छा, अगर मैरिज अर्ली एडल्टहुड हो तो ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है एज, हमारी लाइफ का। उसमें ये होता है कि अब मैरिज में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकली, जिसमें हम लव नर्चर भी होता है, उसमें कंफर्ट भी होता है, एक दूसरे के लिए इंटीमेट रिलेशनशिप होते हैं, और कॉन्फ्लिक्ट रिलेशंस के लिए हमारे पास टेक्निक भी होती है। तो ये मैरिज में ये चीजें आती रहती हैं। ठीक है। तो लोग जो हैं कोशिश करते हैं कि 30 साल से पहले मैरिज हो जाए। पर जो इस एज, इस पीरियड में आप आपने सोसाइटी में देख रहे होंगे, तो मैरिज जो है आजकल बहुत लेट हो रही है। तो दैट इज द ड्रॉबैक। ठीक है। अच्छा, गुड मैरिज को हम क्या करेंगे? गुड मैरिज ये होती है कि दोनों के लिए सेटिस्फेक्शन हो, जिसमें दोनों के जो है बेनिफिशियंस हो, दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो, लव नर्चर कंफर्ट इंटीमेसी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की टेक्निक, ये सारी होंगी तो होगा। तो यहाँ पे ये है कि जो अपनी, अच्छा ये भी देखा गया है इस पे, ये भी देखा गया कि जो ज्यादा सक्सेसफुल होता है, या फीमेल है या मेल है, वो थोड़ा मैरिज को कम देखता है, क्योंकि वो समझता है कि मैंने सब कुछ पा लिया है। तो सक्सेसफुल बंदा जो होता है वो थोड़ा मैरिज की तरफ कम जाता है, अगर आप नोट करें तो। और मैरिज है तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हैं तो ऑब्वियसली जब कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो लाइफ में बाकायदा ड्रिफ्ट चेंजेस आती है। और वो चेंजेस फिर मूव होती है डिवोर्स की तरफ। और डिवोर्स जो है, एवरेज जो डिवोर्स मेन का होता है, मर्दों का, वो 44 में होता है, और वुमेन का होता है 41 में। ये एवरेज की बात कर रहा हूँ, सही है, एग्जैक्ट नहीं। ठीक है। तो जो डिवोर्स जो होता है, फर्स्ट जो मैरिज है, ठीक है, उसमें बहुत ही कम होता है। तो सेकंड में जो डिवोर्स का जो चांसेस होता है, अच्छा अब ये साहब आपका सवाल ये है कि इसमें आपका सवाल होना चाहिए कि लोअर जो फर्स्ट मैरिज होती है उसमें डिवोर्स के चांसेस जो है वो क्यों कम होते हैं? क्योंकि फर्स्ट जो होती है अटैचमेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अगर सेकंड मैरिज की तरफ बंदा मूव होता है, या उसके लिए सोचता भी है, चाहे अक्सर ये मर्द ही सोचता है, तो फिर ये चीजें बढ़ती हैं। तो फर्स्ट मैरिज में इतना वो नहीं होता, बट ये केस टू केस डिफरेंट करता है। मैं इस चीज पे वो नहीं हूँ कि नहीं, फर्स्ट की बात होती है, ये केस टू केस डिफर होता है। और दूसरी, इस डिवोर्स के बाद स्ट्रेस और डिप्रेशन बढ़ जाता है, रोल जो है बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पे, अगर बच्चा अगर मदर को मिला तो मदर का रोल बढ़ जाएगा, अगर बच्चा जो है फादर को मिला तो उसका भी रोल बढ़ जाता है। सोसाइटी के प्रेशर अलग होते हैं, तो इसमें बाकायदा सोशल क्लॉक बहुत चेंज हो जाता है। तो मतलब सारी बात आती है सोशल क्लॉक को आपने कैसे मेंटेन रखना है। अगर डिवोर्स होता है तो उसका फैमिली पे, उस शख्स पे क्या फर्क पड़ता है? ऑब्वियसली जो डिवोर्स का सबसे ज्यादा जो इम्पेक्ट पड़ता है वो पड़ता है बच्चों को, स्पेशली वो सोशली बहुत डेंजरस इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, इसको हम अंडरएस्टिमेट्स करेंगे तो हमें मसला होगा। जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरों से अपनी सोशल कांटेक्ट नहीं बना पाते, क्योंकि अगर बच्चों को पता चलता है, या बच्चे के जो सोशल सर्किल है उसमें अगर ये पता चल जाता है कि जो डिवोर्स हुआ है इसकी फैमिली में, या इसके पेरेंट्स जो सेपरेट हुए हैं, ठीक है, तो या उसकी जो जो मदर है वो सेपरेट हुई या फादर सेपरेट हुआ, तो बच्चा
उस सोसाइटी में नहीं जाता या उस सोशल कल्चर में से फिट नहीं होता। तो ऐसे बहुत सारे इफेक्ट आते हैं। मेजर जो इफेक्ट होता है वो उसके बाद जो होता है जो मदर होती है, जो डिपेंडेंट अगर होती है तो उस पे ज्यादा इफेक्ट आता है, क्योंकि फिर सोसाइटी के प्रेशर से, सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस है वो होते हैं, तो इसमें ज्यादा प्रेशर तो औरत को आता है हमारे सोसाइटी में। पर सबसे अगर हम बात करें जो बच्चे की डेवलपमेंट होती है उसमें बहुत सारा जो है नेगेटिव इफेक्ट आते हैं। फिर वो जो बच्चा बड़ा बड़ा होता होता जाता है, उसको एकेडमिकली डिफिकल्ट आती है, मतलब वो अपने स्कूल या कॉलेज में ग्रेड्स नहीं ले पाता, क्योंकि वो डिस्टर्ब उसका बिहेवियर होता है उसका। फिर वो जो है लोगों से सही बात नहीं करता तो फिर कब कांटेक्ट नहीं करता, और सही उसका बिहेवियर सही नहीं होता, कंडक्ट सही नहीं होता, और कंडक्ट सही ना होने की वजह से वो आगे 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 जाके सब्सटेंस अब्यूज कर लेता है, नशे में लग जाता है, और अक्सर इसका डिप्रेसिव मूड रहता है। तो इसका जो सबसे जो ज्यादा भुगतता है वो है बच्चा, सेपरेशन से और डिवोर्स से। क्या डिवोर्स जो है आपके बिहेवियर को अफेक्ट करता है? यस, बच्चे को स्पेशली ज्यादा अफेक्ट करता है, वो आगे जाके एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा बोलते हैं उसको डेलिंक्वेंसी। डेलिंक्वेंसी का मतलब ये है कि बेटा जो बच्चा होता है बचपन में कोई क्राइम करे, क्या करे? क्राइम। ठीक है। तो उसको मैंने चेक बॉक्स में लिख रहा हूँ, उसको बोलते हैं जुवीनाइल, जुवीनाइल डेलिंक्वेंसी। मतलब जब बच्चा क्राइम करे 18 साल से कम, तो उसको बोलते हैं, उसको क्रिमिनल नहीं बोलते, उसको बोलते हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंट। ठीक है। तो ये बच्चा जो है इस एज में लग जाता है और इम्पल्सिव बिहेवियर होता है। इम्पल्सिव का मतलब उसको कुछ कंट्रोल नहीं होता, मतलब कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है, उसके बाद में वो पछताता है कि मैंने ये क्या कर दिया। तो ये तीन चीजें डेंजरस होती हैं उस बच्चे में। तो ये चीजें, अगर एग्रेसिव है कुछ भी बोल देगा, एग्रेसिव गुस्सा ज्यादा करेगा, डेलिक्वेंसी मतलब क्रिमिनल बिहेवियर की तरफ आ जाएगा, तो ये बहुत डेंजरस है। स्पेशली ये फर्स्ट ईयर आप उसमें ही शुरू हो जाता है। अगर उसको एनवायरमेंट सही मिला, सपोर्टिव इन्वायरमेंट मिला, फैमिली इन्वायरमेंट मिला, तो स्टेबल होता है, वरना स्टेबल होने के बहुत कम चांस। इसमें पेरेंटहुड का क्या रोल है? तो इसमें मेजर जो रोल है वो पेरेंट्स का, ऑब्वियसली। अगर जो है अगर पेरेंटिंग अच्छी होगी तो बच्चे की जो है ग्रोथ डेवलपमेंट अच्छी होगी। तो पेरेंटहुड की हम बात करें तो हम इस स्टेज में पेरेंट होना पसंद करते हैं एडल्टहुड में। तो पेरेंट जो होते हैं उसमें हम चाहते हैं एटलीस्ट वन चाइल्ड हो। पर हमारी सोसाइटी में हम हमारी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं। ठीक है। तो कपल्स जो होते हैं, जो मैरिड कपल होते हैं, उनका ये होता है कि एटलीस्ट जो है वन चाइल्ड हो, पर लॉन्ग टर्म गोल उनके होते हैं। ठीक है। इवन दो कि हमारी जो फिजिकल डेवलपमेंट जो है एबिलिटी इस वक्त इस हाई स्टेज पे होती है, फिर भी हम इस फेज में जब हम पेरेंट बनने होते हैं तो हमारा कुछ हम स्ट्रेस में गुजरते हैं कि बच्चे को फ्यूचर कैसे देंगे, अगर गांव में रह रहे हैं तो उसकी पढ़ाई कैसे होगी, और उसके बच्चे अगर गांव का या मोहल्ले का आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है तो इसकी ग्रोथ कैसे होगी, इसकी सोशल साइकिल कैसे होगी। तो इस तरह से छोटे मोटे स्ट्रेस आते हैं इस स्टेज में भी। तो अगर हम तो ऐसे जो पेरेंट्स होते हैं वो किस तरह से सोचते हैं, वो चार तरह के वो स्टाइल अपनाते हैं, पेरेंटिंग स्टाइल जिसको बोलते हैं, कि वो अपने बच्चों को किस तरह से उसकी परवरिश करते हैं, जिसमें पहला है परमेसिव, दूसरा है अथॉरिटेटिव, तीसरा है अथॉरिटेरियन, और चौथा है अनइन्वॉल्व। आप इस वर्ड से ही समझ जाएंगे। परमेसिव का मतलब वो ज्यादा इन्वॉल्व होंगे। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके। परमेसिव का मतलब है कि यहाँ पे जो पेरेंट्स होंगे वो लिबरल होंगे और लीनियंट होंगे। लीनियंट मतलब उनको बच्चों के लीनियंस ही देंगे। और ये पेरेंट्स जो होंगे बच्चों की तरफ वार्म होंगे, अफेक्शनेट होंगे, और हाई नर्चरिंग होंगे। तो अगर ये ज्यादा आपने बिहेवियर कर लिया, ये चीजें ज्यादा कर ली, तो बच्चा इसको
बच्चा इसको अच्छा भी ले सकता है, इसको खराब भी ले सकता है। मिसाल के तौर पर आपने ज्यादा प्यार दे दिया, हर चीज इसकी मान ली, हर चीज इसकी बात रख ली, हर चीज में उसको लिबरल इजाजत दे दी, तो ऑब्वियसली बच्चा अगर आपके कंट्रोल में है तो गुड कर सकता है, वरना बैड की तरफ भी जा सकता है। दूसरा जो पेरेंटिंग स्टाइल है वो अथॉरिटेटिव है। इसमें कंपाउंडिंग होता है, कमांडिंग होता है, जिसमें आप इम्पोज करते हैं आपने ये करना है, ये नहीं करना। हालांकि इसमें नर्चरिंग होती है, ठीक है, वार्मथ भी होती है, पर आपकी रेस्ट्रिक्शंस ज्यादा होती है और एक्सपेक्टेशंस भी ज्यादा हो कि आपने ये करना है, ये नहीं करना, आपने फर्स्ट ग्रेड लेना है, इन बच्चों के साथ नहीं खेलना, ये करके आना है, आपने यही करना है। तो इस तरह से ये जो पेरेंट्स होती है वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल होती है। फिर एक और स्टाइल है अथॉरिटेरियन, ठीक है, इसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट होती है, इसमें कमांड इम्पोजिंग होती है, इसमें बिल्कुल स्ट्रिक्ट, आपने सिर्फ यही करना है, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। यू डोंट हैव एनी चॉइस। मतलब बच्चे की इसमें बिल्कुल भी नहीं मानी जाती। अगर बच्चा कहे कि मुझे इस कलर के ईद पे कपड़े लेने हैं, तो नो, इट इज द चॉइस ऑफ पेरेंट। तो ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं। तो ये पॉजिटिव भी होता है, कभी कभी नेगेटिव भी होता है, क्योंकि बच्चा अगर बार बार अगर इस स्पेस में जाएगा और अगर उसकी सोशल सर्किल में उसके पेरेंट्स को मान रहे हैं या उसकी डिमांड पूरी कर रहे हैं, जो कि छोटी सी डिमांड है, तो फिर वो बच्चा क्या होगा, वो पेरेंट्स से जो है क्या कह सकते हैं हम, वो इसके लिए मैं क्या वर्ड यूज करूं कि वो बागी हो सकता है, ठीक है, पेरेंटिंग इसके मेरी छोटी डिमांड भी नहीं मानता है। और अनइन्वॉल्व का मतलब पेरेंट ऐसे है जैसे बच्चे को छोड़ दिया बस, ना उसको इमोशनली प्यार करते हैं, ना उसको केयर करते हैं, ना सपोर्ट करते हैं। अनइन्वॉल्व मतलब निग्लेक्ट, बस बच्चा खुद ही बड़ा हो रहा है, खुद ही देख रहा है, खुद ही कर रहा है। तो ऐसे बच्चे जाहिर है अनइन्वॉल्व होंगे, तो बच्चे में स्पेस आएगा। जब बच्चे में स्पेस आता है पेरेंटिंग का, तो कोई और स्पेस लेता है। तो कोई जब और स्पेस लेता है तो ये आपको पता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों के लिए। अब जो लास्ट टॉपिक है इस सेशन का वो ये कि हम इमोशनल इंटेलिजेंस इसमें बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत है, ताकि हम समझें कि कहाँ पे किस तरह कैसे अपने इमोशंस को यूज करें, ताकि हम स्ट्रेस से बचें और अच्छी तरह से हम कम्युनिकेशन कर सकें और लोगों के साथ हम एम्पैथी करें, और हमारे जो चैलेंजेस हैं या कॉन्फ्लिक्ट है उसको सही मैनेज कर सकें। इसके लिए हमें चाहिए इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा था, अगर आपको याद है। फिर भी अगर हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो ये है: द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड रेगुलेट वंस इमोशन एंड अंडरस्टैंड द इमोशन ऑफ अदर्स। आपकी ऐसी एबिलिटी जिसमें आप समझ सकें कि ये बंदा सामने वाला क्या बिहेव कर रहा है और क्यों कर रहा है, और आपको उस बिहेव पे, खुद के बिहेव पे कंट्रोल हो, इमोशंस पे कंट्रोल हो। तो ऐसी इंटेलिजेंस को बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। जिसकी इमोशनल जो इंटेलिजेंस या इमोशनल कोशेंट ज्यादा होता है, वो अच्छे रिलेशनशिप बनाता है, उसकी उसके लाइफ में स्ट्रेस बहुत कम आता है, और वो आराम से कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर देता है, और उसकी जो भी वो काम कर रहा होता है, पढ़ रहा होता है, जॉब कर रहा होता है, फैमिली रिलेशनशिप है, वो सही होता है, वो उससे सेटिस्फाई होता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस की हम बात करें तो इसमें ये चार चीजें आती हैं: परसीव्ड इमोशंस, मतलब आप किस तरह से देख रहे हैं, इमोशंस जो आपको आ रहे हैं उसको किस तरह से देख रहे हैं। दूसरा, आप किस तरह से उस इमोशंस को यूज कर रहे हैं अपने इमोशंस को लिए। तीसरा, आप इमोशंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तीसरा, आप अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करें, मिसाल तो आपको गुस्सा आ रहा है या आप हाइपर हो रहे हैं, तो आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं। दूसरा, अगर एक शख्स आपके सामने ज्यादा गुस्सा कर रहा है, ठीक है, तो आपने समझना है, ठीक है, अंडरस्टैंड करना है। परसीव का मतलब अगर सामने कोई नेगेटिव या पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, तो आप समझें कि ये ऐसे क्यों कर रहा है। फैसिलिटेटिंग थॉट यूजिंग इमोशंस का मतलब आपके जो कॉग्निटिव स्किल्स को यूज करके उसको समझना है कि ये बंदा ऐसे क्यों करा। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ एग्जाम्पल, अगर हॉस्पिटल में इमरजेंसी में कोई यंग पेशेंट लेके आते हैं पेरेंट्स, तो पेरेंट्स बेचारे बहुत ही एग्रेसिव होते हैं और कभी परेशान भी होते हैं। तो आपको इतनी एटिकेट्स होनी चाहिए, आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जब यंग बच्चा इमरजेंसी में लेके आते हैं तो उसको पेरेंट्स ज्यादा
ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो आपको ये नॉर्मली अंडरस्टैंड होना चाहिए कि ये नॉर्मल है, दैट इज नॉट एबनॉर्मल। ठीक है बेटा। अब ये एक आपके लिए है, थोड़ा आप पढ़ें इसको, समझें, ताकि फिर मैं आपको समझाऊं। जब आप 20 साल से बड़े थे, तब आपको ये लगता था कि एडल्ट क्या होता है। एडल्ट का मतलब, अगर हम फनी वे में देखें, कि आपने क्या करना है, बस बिल पे करने, बच्चों के पेपर लेके आने, ठीक है, घर का सौदा सामान लेके आना है, राशन लेके आना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको वहां छोड़ के आना है, उसको वहां छोड़ के आना है, ये करना है, ये करना है। तो जब आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल संभाल लेते हैं या ये बिल पे करते हैं, उस वक्त आप समझ जाते हैं कि आप एडल्ट बन चुके हैं। मुबारक हो आप। बेटा यहाँ तक आपका कोई सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं।